नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि मैं कल आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी के हों, उनके सारे क्वेश्चन MCQ टाइप में आपके लिए कराऊंगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जिनको कोई एग्जाम देना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या RRB NTPC हो या SSC CGL हो, SSC CHSL हो या SSC MTS हो, कोई भी एग्जाम हो, SSC हो या रेलवे हो या कोई अदर एग्जाम हो, सबके लिए जो ये साइंस के क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन, एक से अधिक भी पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है लाइट। लाइट जिसमें आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश या ऑप्टिक्स, इसको भी बोलते हैं ऑप्टिक्स है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर और अपने इस YouTube चैनल पे, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपको हर रोज मिलेगी एक साइंस की टॉपिक की वीडियो इसी चैनल पे, और आपके साइंस के जितने भी MCQs हैं, जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन एग्जाम हैं, उन एग्जाम की तैयारी आपको सिर्फ इस एक वीडियो में हो जाएगी। इस एक वीडियो मतलब कि यहाँ से आप YouTube चैनल पे हमारे वीडियो को देखेंगे, चाहे वो फिजिक्स के MCQs के वीडियो हों या वो केमिस्ट्री के MCQ के वीडियो हों। तो चलिए बात करते हैं, आज देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पूछा गया है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके कितने नियम होते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है दोनों बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अवलंब होता है वो दोनों ही एक ही बिंदु में होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर बी 2 हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाता है। यानी कि कह रहा है फोकस पर अभिसरित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाते हैं। तो कौन से दर्पण में ये पूछा गया है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ नीचे आंसर भी है अवतल दर्पण। एक और मैं बात बता दूं, इसका जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी के अभी तुरंत डाल देने वाला हूँ। जब ये क्लास खत्म हो जाएगा आप लोग पूरे क्लास को देखिए, उसके बाद जाके उस वहाँ से MCQ को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये याद हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सटीक हो, शानदार हो और जानदार हो, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। F=R/2 सत्य है केवल किसमें सत्य है, तो ये दोनों में सत्य होता है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों के लिए सत्य होता है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण के लिए नहीं होता है, समतल दर्पण के लिए नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी कि देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया। तो आभासी एक ही रूप में बनता है जब दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है। यानी कि जो पोल होता है, पोल और मेन फोकस के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर बात करें सेम साइज का कहाँ बनेगा तो वो कर्वेचर पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वहां पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, और वो वास्तविक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की कोई चौड़ाई है, किसी दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, तो उसे कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
किसी दर्पण या चिकने चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण जो है आपतित होने पर परावर्तन होता है, तो वो कैसा होता है? वो नियमित होता है। नियमित क्या होता है? आपतित होने के बाद परावर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम होगा? किसी समतल दर्पण में किसी समतल दर्पण में अगर हम पी को देखते हैं तो उसका वो वहां पे उल्टा इमेज बनेगा। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाल बाल इस साइड से, मतलब कि राइट साइड से अगर आप झाड़े हैं तो वो दर्पण में कैसा दिखाई देता है? लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये क्यू के आकार का दिखाई देगा। किसके आकार का? क्यू के आकार का दिखाई देगा। यहाँ ऑप्शन सी जो है आंसर सही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता, ये पूछा गया है। तो ये उल्टे प्रतिबिंब के लिए पूछा गया है, तो ये हमेशा कैसा होगा? ऋणात्मक। उल्टा है तो ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए है इसका आंसर, आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, कैसा होता है? तो ये धनात्मक होता है। अवतल में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पूछा गया है, तो ये कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। बिंब दूरी ली जाती है, किस तरह से ली जाती है? तो ये ऋणात्मक ली जाती है हमेशा। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, वो ऋणात्मक। ठीक है, प्रकाश क्या है? ये पूछा गया है। प्रकाश क्या है? तो कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है? ये एक बात पूछा गया है। तो कणों को प्रवाह नहीं है, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा ये हो सकता है, तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा ये उतना सटीक नहीं लग रहा है। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रकाश क्या है? आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या है? ये है प्राकाशिक संघनन, प्रकाशिक विरल। पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, दूसरे माध्यम का घनत्व है कम है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रकाशिक संघनन, यानी कि डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल किस में होती है? अगर यहाँ पे देखें, हवा, जल, शीशा, हीरा। अगर यहाँ पे निर्वात होता तो निर्वात में अगर निर्वात ऑप्शन में होता तो वो हो जाता हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा निर्वात जो है हो जाता है सही। लेकिन यहाँ पे एयर क्या गैस है, लिक्विड, जल जो है लिक्विड है, शीशा जो हो जाएगा क्या? ये सॉलिड हो गया, हीरा भी सॉलिड होगा। तो इसमें सबसे जो है कमजोर देखें तो हवा ही है। हवा में ही होगा क्या? प्रकाश की चाल जो होगी वो अधिकतम होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगर निर्वात होता यानी वैक्यूम होता तो वैक्यूम यहाँ पे उसका आंसर सही हो जाता ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं है तो हवा जो होगा सही होगा। ठीक है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो ये दोनों चीज है यहाँ पे, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, ये भी नहीं, ये सिर्फ हो जाएगा हमारा ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी और अभिसारी दो लेंस होते हैं। अपसारी जो है वो अवतल लेंस को कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? ये अवतल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस पूछे तो ये उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये इसका सही आंसर होगा। अगर वहीं बात करें दर्पण में तो अपसारी जो दर्पण कहलाएगा वो
उत्तल दर्पण कहलाएगा, और अभिसारी जो दर्पण कहलाएगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे लेंस है तो अपसारी लेंस जो हो जाएगा वो अवतल लेंस हो जाएगा। अगर यहाँ पे दर्पण है तो अपसारी लेंस जो है वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक या और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। क्या होगा, कैसा आवर्धन होगा, ये बात पूछा गया है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, कैसा होगा, तो ये बात पूछा गया है, तो ये ऋणात्मक हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। आवर्धन कैसा होगा, तो ये आवर्धन जो होगा हमारा धनात्मक होगा। ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एनटीपीसी के खासकर एग्जाम में। अब पहले जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा एकदम इजी, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है एनटीपीसी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो है वो काफी हाई हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आभासी और उल्टा। कैसा, वास्तविक नहीं होता, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आभासी और सीधा ये भी नहीं होगा, वास्तविक और सीधा ये भी नहीं, आभासी और उल्टा। आभासी प्रतिबिंब होता है और उल्टा प्रतिबिंब होता है। आप लोग देख सकते हैं अपने घर में आईने को लेके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार के प्रतिबिंब, अभी ऊपर मैंने बताया कि आभासी और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में बनता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, आभासी हो जाएगा, दोनों तो कभी भी नहीं होगा, इनमें से कोई कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में। बार बार एक क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग स्टार मार्क यहाँ पे लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये कौन सा है, उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है साइड मिरर के रूप में हमेशा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव सीधा प्रतीत होता है, ये कौन से दर्पण में होगा, ये समतल, या तो समतल या अथवा उत्तल लेंस में होगा, उत्तल दर्पण में होगा, सॉरी। दर्पण में, अवतल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब नहीं होता है, उल्टा प्रतीत होता है, ठीक है। अगर उत्तल और समतल की बात करें तो ये होता है। किसी भी उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है साइड मिरर में, क्योंकि पीछे की वस्तुओं का जो इमेज होता है उसको बड़ा बन के दिखाता है ये, और उससे पता चलता है कि पीछे कितनी भी दूरी पे गाड़ी हो वो उसको देखता है और बताता है हमें कि पीछे से गाड़ी कोई आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये बात पूछा गया है। वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। कैसा, आभासी। अगर लेंस की बात करें तो वो वास्तविक बनाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए कहाँ पे, ये बात पूछा गया है। ये न में इनमें से कोई नहीं है। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, इनमें से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमेशा कितना होगा, एक मिनिमम दूरी जो होती है उसके उतना पे रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक वस्तु को का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। सीधा प्रतिबिंब बनाना, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब। अभी आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी बनाता है। तो ये हो जाएगा समतल और उत्तल, ठीक है, समतल और उत्तल। अगर अवतल की बात करें तो अवतल में सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ये पूछा गया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की
ये किस में बनता है? ये अवतल दर्पण में। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये हमेशा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अवतल, सॉरी ये गलती है, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए ना हमें, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली है तो वस्तु से उसकी जो दूरी होगी वो हमेशा 20 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, फोकस दूरी पे ही रखना होता है वस्तु को, तभी वो जल उठेगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकस दूरी बता दीजिए। वक्रता त्रिज्या आर जो दिया है तो फोकस दूरी इसके आधा हो जाती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। यहाँ आप लोग पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 40 बाई टू काट देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर। हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आधी होती है फोकस दूरी की, सॉरी दोगुनी होती है, और फोकस दूरी होती है उसकी आधी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब है। 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 180 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 135 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, तो ये अभिलंब पे होता है। ठीक है, अभिलंब। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्रुव देखिए यहाँ पोल और फोकस के बीच में, तो ये मैंने बताया आपको काल्पनिक और बड़ा बनता है। कितना कैसा बनता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसी टाइप का कि काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में, अवतल दर्पण में प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दर्पण और तथा लेंस होंगे, दोनों क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये पूछा गया है। तो ये इसमें अगर देखें तो दोनों अवतल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। उस बिंदु को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख दीजिएगा, आप लोग 9th-10th की क्लास में पढ़े होंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जो कोई किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से लौट जाती है, उसके बाद वो इमेज क्रिएट करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है? तो वो होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा है तो वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में भी करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? अभी मैंने बताया, फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? ए तथा बी दोनों में। यहाँ पे सूर्य के ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ये दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। किसी वस्तु की जो छाया होगी वो तभी बन सकेगी जब प्रकाश की किरण जो होगी वो क्या करेगी? गमन करेगी। किस रेखा, किस तरह से, किस रेखा में? तो ये सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, तो ये हमेशा जो होगी सीधी रेखा में गमन करनी चाहिए। प्रकाश के स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो उसकी जो छाया होगी, प्रकाश के स्रोत के सामने हरी रंग की छड़ी को खड़ा करके रख देने पर वो काली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? काली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काली रंग की, यहाँ पे आंसर भी सी होगा, काली रंग की। ठीक है, किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट
रख देने पर क्या होगा, किसी प्रकाश के स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पे क्या होगा, ये बात पूछा गया है। छाया, उप छाया, कुछ भी नहीं, और ये भी दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा उप छाया और छाया दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, तो प्रकाश स्रोत गेंद कैसा होता है, तो वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार टाइप का दिखता है। तो इसका जो हो जाएगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार। ठीक है। वो 3D फिगर होता है बॉल, इसलिए बनेगी 3 डायमेंशनल फिगर होता है ऐसे देखने में, लेकिन उसकी अगर छाया की बात करें तो हमेशा कैसा बनेगा, वृत्ताकार। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, यानी किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं उसकी अनुभूति को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रकाश। ध्वनि नहीं कहेंगे, देख भौतिक अनुभूति को पूछा गया, तरंग भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे प्रकाश। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है, किसका है, तो प्रकाश एक हमेशा ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। शक्ति नहीं होगा, कार्य नहीं होगा, बल नहीं होगा। ठीक है। अगला है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, शीशा और कांच के बारे में पूछा गया है। तो ये प्रकाशिक, अप्रकाशिक, ए और बी, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस और दोनों। तो ये होगा हमारा प्रकाशिक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, किसी प्रकाश में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करेगी, ये गर्म भी करती है, प्रकाशित भी करती है, माध्यम के कणों को गति भी प्रदान करती है। ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसंतृत प्रकाश पुंज, ससंतृत प्रकाश पुंज, सभी उत्तर सही। तो इसका हो जाएगा संसृत प्रकाश पुंज। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। प्रकाश पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम दे, लेंस का नाम दे। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है। इनमें से कोई तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा उत्तल लेंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि, ये बताता है कि वस्तु का जो है सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु का सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर ए। आंसर ए जो हो जाएगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो है उल्टा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये बात पूछा गया है। तो ये प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगे नहीं होगी, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे ये हो सकता है, कोई तरंग नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात पूछा गया है। प्रकाश तरंग के, इसमें कोई भी द्रव्यात्मक माध्यम, किसी भी प्रकार की माध्यम की नहीं, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाए किसी भी प्रकार के माध्यम की नहीं, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। आपको बताया था मैंने पहले ही कि वैक्यूम में जो है प्रकाश की तरंगे जो है काफी तेजी से गमन करती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। अगर साउंड की बात करें तो साउंड जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में यानी कि ठोस में, उसके बाद लिक्विड यानी कि द्रव में, उसके बाद गैस में, निर्वात में जो है होता है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, प्रकाश का तरंग अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, कैसा होता है, बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान। तो ये हो जाएगा बहुत छोटा होता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आज का चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न है, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि ठोस में उसका चाल कम होता है प्रकाश का, द्रव में उसका ज्यादा होता है, सॉरी उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा गैस में, और सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके, लाइट के। 50 इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन मैं कराऊंगा लाइट के अगले वीडियो में कल। आप लोग अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद इसका पीडीएफ मैं आपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरा वीडियो देखने में काफी लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साइंस के कोई भी क्वेश्चन न छूटे तो ये जो है आप हमारी सीरीज को देखते रहिए।
चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।